ये अपना सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, एडीएसबीएम। और इसमें आज अपने यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 1, फंडामेंटल ऑफ ओनरशिप। पहले तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एमसीक्यू में आएगा कि एंटरप्रेन्योर का मतलब डिराइव किया गया, यानी वर्ड जो है वो एंटरप्रेन्योर से आया हुआ है। इसका मतलब होता है अंडरटेक, कोई एक्टिविटी करना। ओरिजिनली एंटरप्रेन्योर वो यूज फॉर किसके लिए सबसे पहले यूज किया जाता था, म्यूजिकल या तो कोई भी एंटरटेनमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए। फ्रेंच फ्रेंच मीनिंग जो है वो बिटवीन टेकर या तो गो बिटवीन होता है उसका मतलब। और मिडल एजिस में एक्टर और पर्सन जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते थे उसके इंचार्ज को ये बोला जाता था। 1780 में आर्किटेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर पब्लिक पार्क के लिए उसको बोला जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए ये यूज किया गया। इसको 3 अलग अलग फेजेस में यूज किया, रिस्क बेरर, ऑर्गेनाइजर और इनोवेटर। इसमें रिस्क बेरर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का जो रिस्क लेने वाले हो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजर यानी 4 फैक्टर जो प्रोडक्शन में से 3 को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए। और इनोवेटर यानी सोसाइटी में नई चीज़ों को लाने वाले के लिए। अब इसके बाद एंटरप्रेन्योर जैसे बताया मैंने कि रिचर्ड कैंटिलन की डेफिनेशन है, जिनको हम किस तरह से जानते हैं, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। अब एंटरप्रेन्योर वो एजेंट है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है एट सर्टेन प्राइस, जिससे उनको कंबाइन किया जा सके, यानी इकट्ठा लाया जा सके, किसी प्रोडक्ट के अंदर उसको ढाला जा सके और बाद में उसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके कोई अनसर्टेन प्राइसेस के ऊपर फ्यूचर में। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाए जाते हैं वो सर्टेन प्राइस के ऊपर, लेकिन जब उसमें से बनाई जाने वाली चीज़ों को बेचा जाते हैं वो अनसर्टेन प्राइस के ऊपर लिखा गया है। ये रिस्क बेरर की डेफिनेशन। उसके बाद में ऑर्गेनाइजर, जेबी से, जीन बाप्टिस्ट से, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक एजेंट है। उसका काम सिर्फ एजेंट की तरह से है, जो क्या करेगा, जो सबको अनटाइज ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हम यहाँ पे अनटाइज नहीं लिखेंगे, यूनाइट्स लिखेंगे। यूनाइट्स यानी इकट्ठा करता है। ही कंबाइंस लैंड ऑफ वन, किसी एक के पास से जमीन लेगा, दूसरे किसी का लेबर फोर्स यूज करेगा, तीसरे किसी के पास से कैपिटल कलेक्ट करेगा और बाद में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल करेगा। फिर ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो उसने हायर किया था उसमें से जो लैंड है उसको दिया जाएगा रेंट। उसके बाद में जो लेबर फोर्स है उसको दिया जाएगा वेजिस, कैपिटल है उसको दिया जाएगा इंटरेस्ट, और जो बचता है उसके पास वो उसका प्रॉफिट है। तो ये फैक्टर्स में डिवाइड किया। अब शम्पीटर की डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योर कोई एडवांस कंट्री के अंदर ऐसा एक इंडिविजुअल होता है जो कुछ नई चीज कंट्री में लाता है, इकोनॉमी में लाता है। अब ये नई चीज क्या हो सकती है, तो इसमें न्यू प्रोडक्ट भी हो सकती है जिससे बारे में कंज्यूमर जानते नहीं थे, नया मार्केट भी हो सकता है, न्यू और फ्रेश डिमांड, और न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई भी हो सकता है। यानी सप्लाई जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का करना है वो नए जरिए से मटेरियल अलग जगह से आएगा ऐसे। फिर पीटर ड्रकर के व्यू के हिसाब से देखें तो एंटरप्रेन्योर हमेशा एक ऐसे इंसान को उन्होंने माना कि जो चेंज के बारे में सर्च करेगा और जब भी चेंज आएगा उसको रिस्पॉन्स देगा और उस चेंज को अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह से कन्वर्ट कर देगा।
तो अब हम डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखें, ये किसकी डेफिनेशन हुई? एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हुई। अब एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन अपने देखें तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब शम्पीटर के मुताबिक कंसिस्टिंग डूइंग दैट आर नॉट जनरली डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रूटीन, जो ऑर्डिनरी नहीं किया जाता उसको करने वाले को अपने एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और इसकी क्वालिटी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। रॉबर्ट हिसरिच की डेफिनेशन, इसको इन्होंने प्रोसेस माना, स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले कोई नई चीज जिसकी कोई वैल्यू बनती हो वो क्रिएट की जाती है, बाद में हम उसके पीछे अपना नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट लगाएंगे, और हम उसमें फाइनेंशियल यानी जो फाइनेंस की ज़रूरत है वो साइकिक यानी साइकोलॉजिकल दिमाग से उसके ऊपर मेहनत करेंगे, और उसके बाद में जो भी सोसाइटी में उसका रिस्क है, हमारी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे वो रिस्क, वो सारे रिस्क को हम बेयर करके लास्ट में उसका रिवॉर्ड रिसीव करेंगे। फोर्थ पॉइंट में लिखा है देखें, यानी इसमें फायदा किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले लिखा गया है मॉनेटरी यानी प्रॉफिट होना, पर्सनल सेटिस्फेक्शन अचीवमेंट की फीलिंग होना, और इंडिपेंडेंस। अगर नौकरी करने वाला इंसान एंटरप्रेन्योर बनेगा तो उसको लगेगा कि वो इंसान किसी के हाथ के नीचे काम नहीं कर रहा है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। नाउ एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर। नॉर्मली ये दोनों को एक जैसा समझा जाता है बट दोनों के मीनिंग अलग अलग है। तो देखें मोटिव, द मेन मोटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू स्टार्ट वेंचर। वेंचर यानी एडवेंचरस समझो, कोई साहस शुरू करना है। ही अंडरस्टैंड द वेंचर फॉर हिज पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, वो अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है। जबकि मैनेजर का मतलब वो एंटरप्राइज में सिर्फ सर्विस करता है। ये एंटरप्राइज उसने खुद ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी सेटअप है जिसको किसी दूसरे ने बनाया है। और अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योर ओनर है, खुद मालिक है वो, जबकि जो मैनेजर है वो सर्वेंट है। रिस्क बेयरिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर खुद रिस्क को बेयर करता है, वो सारी अनसर्टेनिटीज को बेयर करता है, लेकिन मैनेजर कोई रिस्क बेयर नहीं करता एंटरप्राइज के अंदर। मतलब अगर एंटरप्राइज को कोई भी नुकसान होता है तो इसमें मैनेजर का किसी भी तरह से यानी लॉस के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फिर रिवॉर्ड, इसका रिवॉर्ड हाईली अनसर्टेन होता है, क्योंकि कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, इसलिए हाईली अनसर्टेन। लेकिन जो मैनेजर है उसको सैलरी मिलती है, ये सैलरी पहले से सर्टेन और फिक्स होती है। इनोवेटर वर्सेस ट्रांसलेटर, यानी मतलब एंटरप्रेन्योर खुद समझता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, और लोगों की कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उसको कैसे पूरा करना है। इसीलिए उसको अपने इनोवेटर बोलते हैं या तो चेंज एजेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर सिर्फ एंटरप्रेन्योर का प्लान एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट करता है, अमल में रखता है उसको। ये सिर्फ ट्रांसलेट करता है एंटरप्रेन्योर की आइडिया को प्रैक्टिस में। एंटरप्रेन्योर के पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिटीज या तो क्वालिफिकेशन जैसे कि हाई अचीवमेंट, मोटिव, ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग, फोरसाइट, रिस्क बेयरिंग, एबिलिटी। देखो इसमें सबसे पहले हाई अचीवमेंट मोटिव का मतलब ये होता है कि कोई अचीवमेंट करना चाहता है वो इंसान, थिंकिंग में ओरिजिनलिटी, उसके जैसा कोई दूसरा सोचता नहीं है। फोरसाइट यानी हमेशा समझे कि दूरंदेशी जिसको बोला जाता है, और रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, उसके पास ये इतनी ताकत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क उठा पाए। जबकि मैनेजर की बात करें तो मैनेजर के पास साउंड नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट की थियरी और प्रैक्टिस का। सर्विंग इंटरेस्ट, ये जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद के लिए काम करता है, कस्टमर के लिए या तो नेशन के लिए, लेकिन
मैनेजर किसी दूसरे के लिए काम करता है और एंटरप्राइज में सिर्फ नौकरी करता है, ऐसा माने हम। फिर आगे, एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। Intrapreneur are the new breeds of entrepreneur which are recently coming in the large organizations. इसको हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं या तो इंट्रा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। द कंसेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन एडवांस कंट्रीज लाइक अमेरिका। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। इंट्राप्रेन्योरशिप ज़्यादा पॉपुलर हुआ है एडवांस कंट्री में। अब एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्राइज विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी मतलब वो ही इमर्जेस फ्रॉम विद इन द लिमिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। एक दायरे में रहकर उसको काम करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को। अब इसके फीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल यानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर काबिलियत है। ये ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन तक पहुंचते हैं, जिनको हम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये खुद रिस्क नहीं लेते, खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन वो अपनी करियर को पूरा दाव पे लगा देते हैं। दे परफॉर्म द रोल ऑफ इनोवेटर विद इन एन एग्जिस्टिंग, इंट्रा यानी विद इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, बिकॉज दे आर एनकरेज टू कैच होल्ड ऑफ न्यू आइडियाज एंड देन कन्वर्ट दीज आइडियाज इनटू प्रैक्टिस, इनटू प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन में रह के ये काम करेंगे। दे ब्रिज द गैप बिटवीन साइंस एंड मार्केट प्राइस, यानी मतलब मार्केट में कौन सी चीज एप्लीकेबल है और मार्केट में क्या चलेगा, उसके मुताबिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और इसको मार्केट प्राइस के साथ में मार्केट में लॉन्च किया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर लीविंग देयर जॉब्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइजेस। यानी जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो अपने जॉब छोड़ते जा रहे हैं और अपने खुद के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें ना, तो फ्लिपकार्ट के जो सीईओज है उसका एग्जांपल है इसके सामने। इसके लिए अपने सामने दूसरा एग्जांपल है पेटीएम को स्टार्ट करने वाले। ये सब पहले किसी कंपनी के अंदर जॉब करते थे, फिर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। एग्जाम्पल काम का नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इसको याद मत करिएगा। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। जो सबसे पहला उसके अंदर डिपेंडेंसी, यानी जो एंटरप्रेन्योर है वो इंडिपेंडेंट है। एक एक वर्ड याद रखना है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है पूरा सब्जेक्ट। सिर्फ एक वर्ड है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट है, जबकि इंट्राप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंडेंस रखता है, यानी वो सेमी इंडिपेंडेंट होता है। फिर रेजिंग फंड्स, खुद पैसे लाता है अपने बिजनेस के लिए, जबकि यहाँ पे इंट्राप्रेन्योर खुद पैसे नहीं लाता। रिस्क, वो सारा रिस्क बेयर करेगा एंटरप्रेन्योर, और सारी अनसर्टेनिटीज भी बेयर करेगा, जोखिम का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर की बात करें तो वो जितने भी रिस्क है उसको फुल्ली बेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने करियर को दाव पे लगाएगा। उसके बाद में ऑपरेशन, वो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर बिजनेस के बाहर से काम करता है और ये ऑर्गेनाइजेशन में अंदर रह के काम करेगा। इसको रिवॉर्ड मिलेगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं, उसको है ना अलग अलग तरह की परक्विजिट्स मिलती है, यानी फायदे मिलते हैं अपने इनोवेशंस के सामने। ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब दूसरे टॉपिक में ट्रेड्स है, टोटल 17 ट्रेड्स है, और कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर, 3 टॉपिक है। तो पहले व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल, तो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कैसे होता है उसकी क्वालिटीज बताएगी। इसमें से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप अपने पैम्फलेट में भी अंडरलाइन कीजिए।
ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले लिखा है कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस। इसमें कमिटमेंट का मतलब समर्पण बोलते हैं उसको, बिजनेस की तरफ पूरी तरह से अपना जी जान लगा के कोशिश करना। डिटर्मिनेशन यानी मतलब उसको अपने अपने आप के ऊपर यकीन है। और परसिवियरेंस का मतलब मेहनत करना। और डेडिकेशन टू सक्सेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर। ये दो बार है, इसको कैंसिल कर देना। फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, when entrepreneur is dedicated to the success, he can overcome obstacles and setbacks. Obstacles यानी difficulties, setbacks यानी limitations. The dedication to success includes commitment, determination, and perseverance. It is said that if an entrepreneur possesses the strong determination and solid commitment, यानी उसके पास उसको यकीन है अपने आप के ऊपर और वो जी जान लगा के कोशिश करता है, तो ही कैन विन आउट अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम का वो सामना कर सकता है। नथिंग रिमेन्स इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल जैसी नहीं है। द एंटरप्रेन्योर्स विथ हाई पोटेंशियल वेंचर हैविंग गुड बिजनेस प्लान आर रेडी टू mortgage their house, ready to accept a cut in pay। यानी देखो, एंटरप्रेन्योर हमेशा जब भी बड़ा बिजनेस करने जाता है तो अपने घर को गिरवी रख देगा। एक बार ये वही वो भी सोचेगा कि उसको अगर सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा तो एक बार चलेगा। वो अपने फैमिली के टाइम को सेक्रीफाइस करता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सिंपल बना देता है। और ये सब क्या बता रहा है, उसका कमिटमेंट बता रहा है कि वो कितना सीरियस है अपने बिजनेस के पीछे। ड्राइव टू अचीव, डिजायर टू डू समथिंग। डेविड मैकक्लेलन के हिसाब से देखें तो द ड्राइव टू अचीव मीन्स, ये याद रखना एमसीक्यू में, नीड टू अचीव और डिजायर टू डू समथिंग। और हम दूसरों से कुछ बेटर अचीव करना चाहते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सेल्फ स्टार्टर्स होते हैं। इसका मतलब इंटरनली ड्रिवन। इन लोगों को किसी की बातों में आना नहीं होता, वो अपनी मर्जी का करते हैं। यानी इनके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि किसी के साथ कंपटीशन करे और टू एक्सेल यानी सबसे आगे निकले अगेंस्ट सेल्फ इम्पोज स्टैंडर्ड्स, एंड अपने स्टैंडर्ड में भी सबसे ऊपर हो जाए। एंड टू परस्यू एंड अटेन चैलेंजिंग गोल्स, कोई भी गोल्स को अपने अचीव करें। दे आर हाई अचीवर्स, ज्यादा अचीव करने वाले लोग हैं। दे एग्जामिन एंड डिटरमाइन हाउ टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स ऑफ विनिंग एंड देन दे पुश देमसेल्व्स टुवर्ड्स द गोल्स। यानी पहले तो वो चेक करेंगे कि किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन में जीता जा सकता है या तो सक्सेसफुल हो जा सकता है, और उसके बाद में वो अपने गोल्स की तरफ पुश करेंगे और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर आता है अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेशन। द सक्सेसफुल and growth-minded entrepreneurs always focus their attention on the opportunity। वो अपना ध्यान अपॉर्चुनिटी पे रखते हैं। वो हर बार कंप्लेन नहीं करते इन छोटी छोटी बातों के लिए कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। वो सब बना लेते हैं। ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। दे सेट हाई, उनके गोल्स ज्यादा बड़े होते हैं लेकिन अचीवेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है। Entrepreneurs select some opportunities and set the priorities of opportunities on the basis of the predetermined goals. So their opportunity orientation depends upon the goal orientation। यानी वो अपने लिए प्रायोरिटीज सेट करते हैं। प्रायोरिटीज मतलब वो चेक करेंगे कि उनको कौन सी चीज, कौन सी अपॉर्चुनिटी पहले उसका फायदा लेना है। फिर इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स टेक द इनिशिएटिव to put themselves in the situation where they can take personal responsibility of success or failure of the business operations। They are willing to take the initiative to solve the problem। Initiative मतलब किसी चीज में सबसे पहले आगे बढ़ना, उसको इनिशिएटिव बोला जाता है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके अंदर
प्रॉब्लम्स के अंदर उनका खुद का इम्पैक्ट यानी पर्सनल इम्पैक्ट उसके अंदर होता है। कई बार कई अपॉर्चुनिटीज ऐसी सामने आती है कि आपको अपने खुद की लाइफ के अंदर से बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अ पर्सन डज नॉट फेल व्हेन ही गेट्स नेगेटिव फीडबैक, यानी उसको कोई नेगेटिव फीडबैक देगा तो वो फेल नहीं हो जाता, बट वो फेल कब होता है, जब वो ट्राई करना बंद कर देता है। ये इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को अप्लाई करता है। दे डू नॉट पुट देमसेल्व्स ऑन बैक फुट यानी पीछे नहीं हटते वो कभी भी, डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है और ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी वो है ना सकारात्मक अभिगम रखते हैं अबाउट द सॉल्यूशंस टू ऑफ सच प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम आते हो घबराते नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट एक्सेप्ट टास्क इफ द टास्क इज वेरी इजी, अगर कोई चीज आसान होगी ना तो उसको एंटरप्रेन्योर्स करने के लिए आगे नहीं आएंगे, उनको चैलेंज चाहिए हर जगह पे। ये सिंपल प्रॉब्लम्स के अंदर चैलेंज नहीं होती, और इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स आर द वेस्टेज ऑफ द टाइम। और याद रखो वो इम्पॉसिबल थिंग्स को भी नहीं करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स देखो सेटिंग फीडबैक में आएगा, ये आपको एमसीक्यू के अंदर आएगा। पूछा जाएगा कि एंटरप्रेन्योर्स आर क्विक लर्नर, ये किसके अंदर कौन सी क्वालिटी के अंदर आता है, तो सेटिंग सीकिंग फीडबैक के अंदर आएगा। दे आर वेरी कीन फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, यानी मतलब वो अपने मिस्टेक से सीखते हैं। दे वांट द रैपिड फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उनको ये चाहिए कि लोग उनके बारे में ओपिनियन बताएं। दे फ्रॉम रैपिड फीडबैक दे कैन मेजर कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। और फीडबैक यहाँ पे सेंट्रल में आता है, यानी कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, सामने वाला हमारी अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से जज करता है। एंटरप्रेन्योर यही करते हैं। इंटरनल लोकस कंट्रोल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर और सक्सेस, वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता, उसके सक्सेस या तो फेलियर दोनों के लिए वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। Successful entrepreneurs believe in themselves. They do not want to give the credit of their success. वो अपने सक्सेस की क्रेडिट दूसरे को नहीं देगा, ना फेलियर को ऐसा मानेगा कि उनका लक नहीं था या चांस नहीं था उनके पास। सो दे वांट टू विन बाय चॉइस नॉट बाय चांस, ये अंडरलाइन करें। दे बिलीव दैट देयर अचीवमेंट एंड देयर फेलियर्स आर देयर कंट्रोल, आर अंडर देयर कंट्रोल, यानी जो अचीव करते हैं वो भी उनके कंट्रोल में है, और जो फेल हो जाते हैं तो भी, तो वो हाई अचीवर्स बोला जाता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक हाई अचीवर्स का, ये सजेस्ट किया था डेविड मैक्लेलन ने। देन आफ्टर टॉलरेंस फॉर एम्बिगाइट, एम्बिगाइटी यानी अनक्लियरनेस, जिसमें क्लैरिटी ना होना, उसका एम्बिगाइटी बोला जाता है। कोई चीज बराबर से ना होना। एंड इनिशियल स्टेज के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज आता रहता है, बार बार चीजें बदलती जाती है। तो कई बार उनको स्ट्रेस या तो एम्बिगाइटी का सामना करना पड़ता है। तो इससे कई बार कुछ लोग पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ऐसा नहीं करते। कई बार ऑर्गेनाइजेशन बराबर से ना होना, या स्ट्रक्चर अपने पास बराबर से ना होना, हर चीज अपने अपनी जगह पे यानी ऑर्डर में ना होना, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा मानते हैं ये लोग। ये सब के कारण वो लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर उनसे डरते नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर्स हमेशा स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप सब रिस्क टेकिंग के बारे में, लेकिन रिस्क बेकार का नहीं लेना है। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि रिस्क टेकिंग जरूर है, लेकिन गैम्बलिंग नहीं है, मतलब जुआ नहीं खेलना है किसी चीज के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा ऐसी जगह पे डाले कि जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है पैसा कि वापिस आएगा कि नहीं आएगा। व्हेन दे डिसाइड टू स्टार्ट अ वेंचर दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और वो सिस्टमेटिक प्लान करते हैं।
वो अननेसेसरी रिस्क को हमेशा अवॉइड करेंगे। दे डिजाइन वेरियस स्ट्रेटेजीज, अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज को वो डिजाइन करेंगे एज दे कन्विंस देयर पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड दे एग्री देयर क्रेडिटर्स टू ऑफर द स्पेशल टर्म्स। वो हमेशा क्रेडिटर्स को अपनी तरफ से कुछ स्पेशल ऑफर करते हैं और अपने पार्टनर्स को कन्विंस करते हैं, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं कि वो अपने पैसे इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी बोलते हैं इसको, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी का मतलब भरोसेमंद। द इंटेंटली एंड रिलायबिलिटी, इंटेंटली गलत है, इंटीग्रिटी आएगा यहाँ पे। ये दो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एमसीक्यू आ सकता है। ये किसके लिए? स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर के लिए। सो इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी वो ग्लू और फाइबर है दैट बाइंड्स द एंटरप्रेन्योर विद इन्वेस्टर्स। ग्लू यानी गम, और फाइबर यानी धागा जिसको बोलते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर्स के, पार्टनर्स, कस्टमर को क्रेडिटर के साथ में बांधता है, जोड़ता है उसको। टॉलरेंस ऑफ फेलियर, फेलियर को ये लोग स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, यानी एक और मंजिल का ठिकाना मानते हैं ये लोग। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट कि कई जगह पे सेटबैक्स यानी पीछे हट करनी पड़ सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस बंद कर दिया जाए। वो डिस्करेज नहीं होते, डिसअपॉइंटेड नहीं होते और डिप्रेस नहीं होते, और इसीलिए वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसके बाद में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाई एनर्जी लेवल, वो फुल ऑफ मेंटल और फिजिकल एनर्जी होते हैं विद पॉजिटिविटी। ही शुड बी ऑलवेज चेयरफुल एंड एनर्जेटिक, वो हमेशा खुश मिजाज होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। देर इज नो लिमिट ऑन द वर्क एंड टाइम ऑफ एंटरप्रेन्योर, सो ही शुड सस्टेन फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए काम करते हैं। ही शुड फोकस ऑन हाइजीनिक न्यूट्रिशनल ईटिंग, ड्रिंकिंग, रेस्टिंग, रिलैक्सिंग एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए हेल्थ का होना जरूरी है, हेल्थ उनके लिए वेल्थ है। फिर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट जो क्रिएटिविटी है वो इनहेरिटेड होती है, मतलब आपको बाप दादा से वारसे में मिलती है, या तो जेनेटिक होती है, तुम्हारे जीन्स में वो मिले आपको, पर ऐसा नहीं है। रिसेंटली एक्सपांडिंग स्कूल in US has proved that it is purely genetic. The creativity can be learned or acquired. इसको सीखा भी, इट इज नॉट प्योरली जेनेटिक आएगा यहाँ पे, नॉट ऐड कर देना, इट इज के बाद में नॉट ऐड कर देना। द एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, कुछ नया सीखने वाले होने चाहिए। और विजन, एंटरप्रेन्योर्स नो वेयर दे वांट टू गो, उनको पता है कि उनको क्या अचीव करना है। विजन से ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर को इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाया था। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म, उनको अपने आप पे यकीन है, और ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिवनेस। ड्यूरिंग फेलियर और सेटबैक द एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। दे क्लियरली इन्फॉर्म अदर्स अबाउट सच फेलियर्स और सेटबैक क्लियरली, एज ए रिजल्ट अदर्स कैन ऑल्सो सस्टेन देयर ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस। दूसरे उनको देख के उनसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, इन सब से इनकी एफिशिएंसी और ग्रुप एफर्ट्स इंक्रीज होते हैं। साथ में मिलकर लोग काम करेंगे। फिर आता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम इन देयर अप्रोच, सो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड विद ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, उनको है ना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पसंद नहीं आती, गवर्नमेंट सिस्टम उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा टाइम लिया जाए ना, वो जगह उनको पसंद नहीं आती है। वो कंफर्टेबल कब हो जाते हैं? कैपिटलिज्म के अंदर। इसीलिए ज्यादातर हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप होता हुआ देखते हैं। और लास्ट में आता है टीम बिल्डिंग। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर have highly qualified and well motivated teams. It is said that entrepreneur is most qualified to take the vision of venture, but the well motivated team personnel are more qualified to handle
डे टू डे चैलेंजेस, क्योंकि काम तो वही करेंगे, वर्कर्स जब काम करेंगे तो वर्कर्स को मोटिवेटेड रखना जरूरी है, टीम को आगे बढ़ाना जरूरी है, तो उनके पास हाईली क्वालिफाइड और वेल मोटिवेटेड टीम का होना जरूरी है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एमसीक्यू 3 से 4 इसमें से आएंगे। कंफर्म्ड, स्किल का मतलब एबिलिटी टू ट्रांसलेट द नॉलेज इनटू एक्शन। नॉलेज को एक्शन में ट्रांसलेट करना। स्किल इज समथिंग विच इज ऑब्जर्वेबल। स्किल को अपने देख सकते हो। स्किल कैन बी अक्वायर्ड एंड डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। स्किल को अपने डेवलप किया जा सकता है। द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन एरियाज। 3 ही अलग अलग एरियाज में अपने स्किल को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में देखो ये पूछेंगे आपको, द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल स्किल्स, या तो नॉट इंक्लूडेड इन टेक्निकल स्किल्स। जैसे राइटिंग है, तो राइटिंग इट इज रिक्वायर्ड फॉर while talking with people or addressing, like to write business letter, email। सब जब लोगों से बात करते हो तब कम्युनिकेशन करने के टाइम पे हमको रिटन स्किल की जरूरत पड़ती है। फिर ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन यानी लोगों से या तो प्रेस से बात करना। फिर मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट, अपने आजू बाजू होने वाले चेंजेस। 2 तरह के एनवायरनमेंट हमारे आजू बाजू होते हैं, एक अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये दोनों एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करना जरूरी है, उसमें होने वाले डेवलपमेंट को देखना जरूरी है। फिर इंटरपर्सनल, यानी जिन लोगों से अपने काम निकलवाना है उनके साथ में बातचीत कैसे की जाएगी, उसको इंटरेक्ट करना बोला जाता है या तो इंटरपर्सनल स्किल बोला जाता है। फिर लिसनिंग, अगर हम बात करना जानते हैं तो हमको सुनना भी पड़ेगा, तो ये सुनने की जो अटेंशन देने की बात है वो भी एक क्वालिटी के अंदर आती है। टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इट प्रॉपर, प्रॉपरली आएगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी नहीं। एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, it is required to gather various resources from different areas and to utilize them in optimum manner। यानी हम जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं उन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ऑप्टिमम मैनर के ऊपर उसको यूटिलाइज करेंगे, जिसमें मनी, मशीन और मैन पावर आता है। फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद में नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क बिल्डिंग यानी हम बिजनेस का नेटवर्क जो पार्टीज है उनके साथ में बिल्डअप करेंगे। फिर कोचिंग यानी एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना। फिर मैनेजमेंट की स्टाइल उनको आनी चाहिए। जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं उस एनवायरनमेंट को पहले तो इवेल्युएट करेंगे, मतलब चेक करेंगे, और उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। बीइंग अ टीम प्लेयर, इट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ टीम एज एन इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर टू अचीव टीम गोल्स। यानी टीम प्लेयर यानी टीम के साथ मिलकर काम करना है, उनके खिलाफ जाके काम नहीं करना है। ये टेक्निकल स्किल्स हुई। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। तो इसमें इट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, सेटिंग गोल्स फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। यानी अगर बिजनेस को ठीक तरह से चलाना है तो प्लानिंग करना पड़ता है। आप डिसीजन मेकिंग, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यानी राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना जरूरी है, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल में वो आता है। फिर ह्यूमन रिलेशन स्किल, लोगों से बात करना, लोगों का कोऑपरेशन हासिल करना। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट को बेचना। इसके लिए अपने सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स कस्टमर की समझनी पड़ती है। उसके बाद में उनको परसुएट किया जाता है, यानी उनको एनकरेज किया जाता है, जैसे कि ट्राई माई प्रोडक्ट या तो बाय माई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे वाला। फिर फाइनेंस, इट इज रिक्वायर्ड टू रेज द फंड्स, टू इन्वेस्ट फंड्स एंड टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसा जहां से आएगा वहां से यूटिलाइजेशन बराबर से होना चाहिए। जिसके पास से पैसा लिया उसने पैसा जिस काम के लिए दिया है उसी काम के लिए यूज किया जाना चाहिए। फिर अकाउंटिंग यानी प्रॉपर कैश फ्लो और सेल्स के रिकॉर्ड्स रखे जाने चाहिए। मैनेजमेंट करना यानी
थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कंट्रोल, यानी इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द परफॉर्मेंस with planned work to find out errors in order to correct it so that organization can be able to achieve its objectives। यानी कंट्रोल करना है किसके ऊपर, हमको जो भी हमारे प्लानिंग है वो प्लानिंग के मुताबिक काम चल रहा है कि नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए। फिर नेगोशिएशन, it is required to discuss to resolve the conflict or to get a contract on on favorable terms by creating win-win situation। किसी के साथ में भी जब नेगोशिएशन यानी बातचीत की जाती है तो बातचीत का मकसद या मतलब ये होता है कि किसी को हराना नहीं, लेकिन दोनों का फायदा हो इस तरह से देखना। तो नेगोशिएशन हमेशा ये बताता है कि विन विन सिचुएशन, दोनों ही पार्टी को नुकसान ना हो ये देखना। फिर वेंचर लॉन्च, इट इज रिक्वायर्ड टू टेक रिस्क to start the project in a situation where on one hand there is high degree of risk and uncertainty, लेकिन साथ में प्रॉफिट भी होता है। तो वेंचर लॉन्च किया जाना ये हमारी क्वालिटी के अंदर आता है, एंटरप्रेन्योर की स्किल के अंदर आता है, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल में आता है। इसके पीछे कारण ये है कि रिस्क लेना एंटरप्रेन्योर की बिजनेस मैनेजमेंट स्किल बोली जाती है। देन आफ्टर मैनेजिंग ग्रोथ, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बनाना, ये अपने ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को थर्ड यूनिट में अपने या तो सेकंड यूनिट में अपने करेंगे। फिर पर्सनल एंटरप्रेन्योर स्किल, पर्सनल यानी खुद के अंदर ये स्किल होनी चाहिए हर एंटरप्रेन्योर के अंदर। ये सबसे पहले इनर कंट्रोल, उनका कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब अपने दिल की बात सुनना, अपने जो बोलते हैं ना। और स्टिक गोल एबिलिटी, स्टिक टू गोल एबिलिटी, यानी मतलब हम गोल को ही सिर्फ समझेंगे, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। फिर रिस्क टेकर, इट इज रिक्वायर्ड टू टेक मॉडरेट एंड कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क लेना है लेकिन कैसा, मॉडरेट, बहुत ज्यादा भी नहीं। इनोवेटिव, इट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स एंड टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, कोई नई चीज करना या नई चीज को इंट्रोड्यूस करना। इट कैन बी न्यू प्रोडक्ट that will satisfy needs of the customers which customers have not yet experienced। नई प्रोडक्ट भी हो सकती है, नई मेथड भी हो सकती है। फिर चेंज ओरिएंटेड, इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द चेंज एंड टू इंट्रोड्यूस प्लान चेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। थर्ड सेम में सीखा था ये चेंज कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। और परसिस्टेंस, परसिस्टेंस यानी लॉन्ग पीरियड तक चलता रहे, ये इंसान हमेशा लंबे टाइम तक सहन करेगा। अगर लॉस भी होगा ने, वो ऐसा धीरज वाला इंसान होना चाहिए। फिर वो लीडर होना चाहिए, विजनरी लीडर, यानी उसको फ्यूचर साफ साफ जैसे कि समझो उसको जज करना आना चाहिए। एंड एबिलिटी टू मैनेज द चेंज, इट इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज अ चेंज एजेंट हु एक्सप्लेन द चेंज टू एम्प्लॉइज एंड गेट देयर एक्सेप्टेंस ऑन चेंज। यानी एम्प्लॉइज को अपने पहले कन्विंस करेंगे जो चेंज अपने लाना है उसके बारे में, और एम्प्लॉइज को कन्विंस करने के बाद हम चेंज लाएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे उनके साथ में। ये 6 क्वेश्चन है जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, इसको समझाने वाले कौन, कार्ल एच वेस्पर। और एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे फेल हो जाती है, तो पहले तो वायबल कंसेप्ट का ना होना, यानी मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल कंसेप्ट हमारे पास ना होना, इसको अपने क्या बोलेंगे, लैक ऑफ वायबल कंसेप्ट। यानी बहुत ज्यादा उसके द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत ज्यादा मीनिंग है। These means these meaning also change with change in time. There is no specific meaning of the term entrepreneurship which is permanent. कोई permanent इसका meaning नहीं है. So the lack of viable concept is a barrier for new entrants. यानी नए आने वाले लोगों के लिए ये एक तरह से बैरियर की तरह से काम करेगा। Lack of market knowledge. The market knowledge means the knowledge of needs and desires of consumers and society. The knowledge of gap between demand and supply, the knowledge of environment factors and other factors operating in the market, etc. A real innovation or invention will take place only when the market needs are considered. If there is a lack of market knowledge, the process of entrepreneurship will suffer heavily and it will adversely affect
द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी मार्केट का नॉलेज ना होना, और मार्केट के नॉलेज के बिना अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, जो भी प्रोसेस पूरे जितनी भी चीज को बनाने में लगते हैं वो प्रोसेस का खुद के पास भी नॉलेज होना चाहिए, और जो चीज अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं हुआ तो इनोवेशन की क्वालिटी बैडली अफेक्टेड हो जाएगी। फिर लेक ऑफ सीड कैपिटल, सीड कैपिटल मतलब शुरुआत की कैपिटल। देखो सीड कैपिटल, इसका मीनिंग लिखा गया है यहाँ पे। सीड कैपिटल यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ब्रोड बाय द एंटरप्रेन्योर इन द प्रोजेक्ट। शुरुआत का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैं 100 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसमें से कोई 100 रुपये कोई लोन नहीं देगा, मुझे कम से कम उसके अंदर से अपने खुद के पैसे भी तो डालने पड़ेंगे ना, तो इसको सीड कैपिटल बोला जाता है। एवरी research activity requires various resources and sufficient capital, but without sufficient capital, the resources cannot be procured in high quantity and in right quality. कैपिटल ना हो तो कोई चीज अपने को मिलेगी नहीं बराबर से, तो कुछ रिसोर्सेज आइडल बेकार पड़े रहेंगे, तो लैक ऑफ कैपिटल ये मेजर लिमिटेशन हो जाता है। फिर बिजनेस नो हाउ या नॉलेज, एन इंडिविजुअल may have a very good and innovative product or technique, but if he does not know how to make it profitable, then it is a barrier. It can be removed by getting help from capable local advisor and by entrepreneur education. नॉलेज कहाँ से लाया जाए, तो एजुकेशन से ला सकते हैं अपने, या तो एडवाइजर अपने अपॉइंट करे उससे आ सकता है। फिर कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाना, मतलब मैं अपने आप से ऐसा समझता हूँ कि मैं जितने में हूँ उतने में खुश हूँ, मुझे आगे अब नहीं बढ़ना है, तो इसको बोला जाता है कंप्लेसेंसी। लैक ऑफ मोटिवेशन इसको बोलेंगे, या तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अगर एंटरप्रेन्योर सेटिस्फाइड हो गया कि बस इतना सक्सेस बहुत है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप इसकी खत्म हो जाएगी। ये कोडक कैमरा प्रोड्यूसिंग कंपनी फेल ड्यू टू दिस रीजन बताया गया है। वो हमेशा कोई नई नई प्रोडक्ट को बेटर सुपीरियर इनोवेशन से आगे बढ़ानी चाहिए। फिर सोशल स्टिग्मा, social mentality. Generally, an individual who decides to become entrepreneur faces negative reaction from the society. लोग पहले हमेशा नेगेटिव रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हर कोई सेम थिंकिंग वाला नहीं होता और सेम लिविंग स्टाइल वाला नहीं होता। इफ एन एनी पर्सन थिंक्स समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स, देन ही इज कंसिडर्ड एज आउट ऑफ माइंड। उसको अगर कुछ गलत उसने अलग सोचा ने, तो हमेशा बोला जाता है तूने गलत सोचा, अलग को गलत माना जाता है। And who wants to differentiate from this orthodox traditional mindset is abused. Such social barrier adversely affects entrepreneurship. यानी जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, वो हमेशा क्या करता है, पुराने जमाने के लोग हमेशा आगे बढ़ने से एनकरेज नहीं डिस्करेज ज्यादा करते हैं। फिर टाइम प्रेशर आता है। टाइम प्रेशर यानी इनोवेशन में ज्यादा टाइम चाहिए, तो अगर पूरा टाइम नहीं मिलेगा तो कोई नई चीज का क्रिएशन तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। और डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्टर्बेंस, जब भी नई टेक्निक इंट्रोड्यूस होती है तो पुरानी टेक्निक हमेशा उससे डिस्टर्ब हो जाती है। सो इंडिविजुअली मे नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट सच डिस्ट्रैक्शन। कई लोग ऐसे डिस्ट्रैक्शन में काम करना पसंद नहीं करते हैं। लीगल कॉन्स्टेंट and regulation framed by government. The government rules and regulations are rigid as well as time consuming. गवर्नमेंट के रूल्स रिजिड यानी फिक्स होते हैं, या कई बार वो टाइम कंज्यूम करने वाले होते हैं, सो दे कॉज डिले इन द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। These rules and regulations are barriers because they restrict the activity and freedom of entrepreneurs and thereby restrict the growth of entrepreneurship. यानी जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत ही कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, तो इसके कारण भी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाए, ऐसा हो सकता है। मोनोपोली एंड प्रोटेक्शनिज्म। मोनोपोली का मतलब किसी की भी एंट्री को रोकना। लिबरलाइजेशन से पहले बैंकिंग और इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इंडिया के अंदर। सो देर इज एब्सेंस ऑफ इनिशिएटिव टू एंटर इनटू सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कोई भी इंसान एंटर हो ही नहीं सकता था वहां पे, तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप बैडली अफेक्टेड होती है। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, यानी हम
हमारे बिजनेस में, हमारे कंट्री में करने वाले छोटे बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उनको बड़े बिजनेसेस से बचाए, टैक्स में कंसेशन देके दूसरों पे ज़्यादा टैक्स डाल के। तो इससे भी गलत होता है, क्योंकि जो फॉरेन कंपटीशन है और बिग इंडस्ट्रीज है वो डिस्करेज हो जाती है। इसको इन्फंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। एंड इनहिबिशन ड्यू टू पेटेंट्स, पेटेंट आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। पेटेंट्स गिव एन एक्सक्लूसिव राइट टू a manufacture of the product. No one else can manufacture the same product. So registration of patent is an entry barrier to the entrepreneurship. यानी कोई भी एंटर होना चाहता है तो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने करवा लिया है तो उस फील्ड के अंदर वो एंटर नहीं हो पाएगा। तो 2 टॉपिक आज खत्म किए।